हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और कैपेसिटर को खत्म करेंगे। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ऑलरेडी हमने जानकारी दे दी थी। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसी एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसकी एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां धीरे धीरे यहां से चार्ज इसमें आ रहे हैं, ठीक है। किसमें आ रहे हैं? इस प्लेट से इस प्लेट में चार्ज आ रहे हैं। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। बी प्लेट से चार्ज जंप करके किसमें आ रहे हैं? ए प्लेट में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये चार्ज पॉजिटिव धीरे धीरे आ रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। क्यों डेवलप होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उधर से जंप करके जब इधर आया तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, इधर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा। क्योंकि नेगेटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव उधर चला गया जंप करके, तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़नी शुरू हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती जाएगी। अच्छा, जब चार्ज वहां से यहां जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं? ये क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। अरे यहां से यहां चार्ज मूव कर रहे हैं तो ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने वर्क किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो गया? स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। कहाँ स्टोर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो गया। जब ये पॉजिटिव या इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है तो वर्क कर रहा है कि नहीं? और कहाँ वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क कर रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क कर रहा है, जो भी ये चार्ज जितना भी वर्क कर रहा है, ये चार्ज जो भी वर्क करेगा वो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे चार्ज यहाँ बढ़ते जाएंगे। मान लेते हैं किसी टी टाइम पे इस पे कितने चार्ज हैं? स्मॉल क्यू चार्ज है। अभी फुल चार्ज, पूरे चार्ज यहाँ नहीं आए। किसी टी टाइम पे, जनरल टाइम पे कितने चार्ज हैं? क्यू चार्ज है, ठीक है। क्योंकि डीक्यू चार्ज आ रहे हैं तो किसी जनरल टाइम टी टाइम पे क्यू चार्ज है। तो टोटल जब ये पूरी तरीके से चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे, एक्युमुलेट होने का मतलब इसमें टोटल चार्ज कितने आ सकते हैं? क्यू चार्ज आ सकते हैं। मतलब इस प्लेट पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने आ सकते हैं? कैपिटल क्यू चार्ज आ सकते हैं। और इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितने डेवलप हो सकते हैं? माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो सकते हैं। तो किसी टी टाइम पे अगर क्यू चार्ज है तो ये कहां तक, ये चार्ज बढ़ता कहां तक पहुंचेगा? प्लस क्यू चार्ज तक पहुंचेगा कि नहीं? तो इनिशियली कितने चार्ज थे? इनिशियल चार्ज कितना था? 0। इनिशियल 0। फाइनल चार्ज कितना हुआ? प्लस क्यू फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज 0। तो एक बात ध्यान में रखिए कि आखिरकार हम क्यों पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि यहां से डीक्यू चार्ज जंप करके इसमें आ रहा है तो वर्क डन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये वर्क डन स्टोर हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करने चलेंगे? कैलकुलेट करने चलेंगे। चलिए कैलकुलेट करने चलते हैं। अच्छा, जो ये चार्ज यहां से जंप कर रहा है, डीक्यू चार्ज स्मॉल अमाउंट का वर्क कर रहा है, dw इज इक्वल्स टू v इंटू dq। ये तो मालूम है डेफिनेशन से। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क बाई चार्ज। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन से आया, वर्क डन बाई ए यूनिट चार्ज। ये चार्ज है। तो अगर dq चार्ज यहां से जंप किया तो वर्क कितना हुआ? v इंटू dq। q इधर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल। अब पोटेंशियल कितना है? कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा? टोटल चार्ज कितना यहाँ एक्युमुलेट हो सकता है? प्लस क्यू चार्ज एक्युमुलेट हो सकता है, ठीक है। तो
V को क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू सी वी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकते हो। मान लेते हैं किसी टी टाइम में, Q चार्ज है, किसी टी टाइम में, कोई एक जनरल टाइम में, टी टाइम, जिसमें Q चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, Q बाई सी इंटू डी क्यू। बात समझ में आई? तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने कितना ले लिया, Q बाई सी। ये पोटेंशियल किसी टी टाइम का है, कितने टाइम का है, किसी टी टाइम का, जिसमें Q चार्ज क्या है, यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। ठीक है, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा बेटा, जाहिर सी बात है इंटीग्रेट कर दें 0 से W, dW इज इक्वल टू 0 से Q। टोटल चार्ज कितना है, प्लस Q तक फाइनल एक्युमुलेट हो सकता है चार्ज यहाँ। तो ये हो गया Q बाई सी इंटू डी क्यू। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको लिख लिया होगा होपफुली। आगे बढ़े तो अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर। अब इसी को अगला स्टेप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज W। ये W हो गया टोटल वर्क, तो 1 बाई सी यहाँ कॉमन निकला, 0 से Q बाई Q इंटू डी क्यू। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, Q स्क्वायर बाई 2, कितना होगा, Q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू W। देखिए इज इक्वल्स टू 1 बाई सी इंटू W, दैट इज 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2। अब अपर लिमिट रखें माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 बाई सी अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। यही तो होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के क्यू की जगह पर 0 रखिए। ठीक है, तो ये कितना आया वर्क डन कैलकुलेट होके आपका आया हाफ Q स्क्वायर बाई सी। यही वर्क डन स्टोर हो गया। जब ये वर्क डन स्टोर हो गया तो यही क्या बन गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इतनी टोटल एनर्जी जो है वो कैपेसिटर की में स्टोर हो गई। कितनी एनर्जी, U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई सी। ध्यान में रखिएगा, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। बोर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, तो बहुत अच्छे से एक टॉपिक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये आ गई। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, ये तो एक फॉर्मूला बनाया हमने। ठीक है, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला बना ले, क्या बना ले, दूसरा फॉर्मूला बना ले। दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है, देखिए QCV। ठीक है, ऐसे इनके बीच में रिलेशन आई है, Q और V के बीच में रिलेशन है। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो Q और C के टर्म्स में है। तो अब हम किसके टर्म्स में बना लें, QC के टर्म्स में है। ठीक है, तो यहां से हम Q को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। Q को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV लिख सकते हैं। Q की जगह पे, यहाँ पे Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। C कट गया, दैट इज हाफ CV स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। कहने का मतलब क्लियर समझ में आया। इस Q को हमने क्या कर लिया, CV लिख लिया। ठीक है, तो हमको यही एनर्जी का फॉर्मूला किस टर्म्स में मिल गया, C और V के टर्म्स में मिल गया। ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच में। ये फॉर्मूला वही एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के बीच में मिल गया। तो ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं लगता है, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में कहीं कहीं लगता है। कहाँ लगता है वो जरूर बता देंगे। जब भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, तो दुखी नहीं रहेंगे। ये पैरेलल में लगाया जाता है फॉर्मूला, और ये कहाँ पे लगाया जाता है, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। किसमें कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया करिए। क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है सीरीज में, और यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है पैरेलल में। तो पैरेलल में ये फॉर्मूला लगाया जाता है, सीरीज में ये फॉर्मूला लगाया जाता है। आपने बोला कैसा पैरेलल कैसा सीरीज, इसी को आगे समझाएंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला। अब देखिए, Q और C के बीच में रिलेशन बन गई है। Q और C के बीच में रिलेशन बना ली, C और V के बीच में रिलेशन बना ली। कौन सी रिलेशन बच गई, Q और V के बीच में रिलेशन बच गई। ये वाला भी फॉर्मूला बना लेते हैं एनर्जी का। ये वाला फॉर्मूला Q और V के बीच में भी बना ले। तो यहीं पे देखिए, U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर लिखा है, तो V की जगह क्या लिख सकते हो, Q बाई C लिख सकते हो। देखो, V की जगह Q बाई C लिख सकते हो। तो V की जगह पे क्या लिख दें, Q बाई C। क्या लिखें, Q बाई C लिख सकते हैं। इनके Q और V के बीच का फॉर्मूला बनाना है ना, सॉरी,
तो यहाँ पे हमको सी को हटाना पड़ेगा। सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी लिख सकते हो इसी फॉर्मूले से। देखो सी की जगह पे क्यू बाई वी लिख सकते हो कि नहीं। हाफ सी वी स्क्वायर है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम क्या कैपेसिटेंस को चेंज कर दें, सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई वी। एक वी कट गया तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या आया, हाफ क्यू वी, याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सीरीज में लगता है, ये फॉर्मूला पैरेलल में लगता है, ये फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं यूज होता है। दैट इज वो न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको समझ में आएगा कहाँ हमको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये पैरेलल में भी यूज कर सकते हो, सीरीज में भी यूज कर सकते हो, दोनों जगह ये काम आता है फॉर्मूला। ठीक है, बट कहाँ काम आएगा एक्चुअल में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से पता चलेगा ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है बार बार। अब ये चीज ध्यान में रखिए, हमने एनर्जी के 3 फॉर्मूले पढ़े, ये और ये, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एंड हाफ क्यू वी। ये तीनों फॉर्मूले वैलिड हैं हर न्यूमेरिकल में लगाने के लिए। बस आपकी सोच कैसी है ये ध्यान में रखिएगा। सीरीज में है तो ये लगाएंगे, पैरेलल में है तो ये लगाएंगे, और सीरीज पैरेलल दोनों का कहीं मिक्स्ड ग्रुपिंग चलेगा तो ये लगा देंगे, पर आपको सोच के लगाना है। तो एनर्जी के हमने 3 फॉर्मूले बना लिए हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं आपसे। किसकी बात करें, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density, is called energy density। समझ में आई बात। मतलब ये एनर्जी डेंसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल यू से। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल यू से। और टोटल एनर्जी को किससे डिनोट किया जाता था, कैपिटल यू से। कैपिटल यू क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी पीछे कैलकुलेट की है। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, स्मॉल यू। ठीक है, दैट इज स्मॉल यू इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। अगर ये कैपेसिटर है बेटा, ठीक है, अगर ये क्या है, कैपेसिटर है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन की है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अच्छा, अगर इस प्लेट का एरिया दिया है ए और इनके बीच की सेपरेशन दी है डी, किसके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की सेपरेशन डी, एरिया ऑफ द प्लेट कितना हो गया, ए। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू डी। बिल्कुल, वॉल्यूम यही तो होगा, एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। एरिया की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, और डी की यूनिट क्या होगी, मीटर। सेपरेशन की मीटर होगी, मीटर क्यूब। देखिए डायमेंशन वॉल्यूम का मिल रहा है तो ए इंटू डी वॉल्यूम बता रहा है, तो यहाँ वॉल्यूम की जगह पे ए इंटू डी लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। अभी पढ़ा हमने, पढ़ा कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, तो वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू वी। अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर बात करें आपसे कि इस फॉर्मूले को हमको बनाना है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला खोज रहे हैं तो बनाएंगे। तो U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है कि नहीं, बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E इंटू डी। ये बताने की जरूरत नहीं, पीछे के लेक्चर में बताया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, E इंटू डी पोटेंशियल हो गया। कैपेसिटेंस वैक्यूम का कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। उठा के ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, सब उठा के रखें। देखिए कितना आएगा, U इज इक्वल्स टू 2 C की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये देखिए रख दिया। C की जगह, V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखी, तो ये E स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, A इंटू डी। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं। आगे बढ़ते, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन कितना होगा, A इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कट गया, A से A कट गया। क्या मिला आपको बेटा, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
याद रखिएगा एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला बन गया। दैट इज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा एनर्जी एक यूनिट वॉल्यूम में स्टोर होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में उतनी ही एक यूनिट वॉल्यूम में उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोरेज होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ जाते हैं, सिचुएशन को और आगे बढ़ा दें। सिचुएशन को और आगे बढ़ाएं तो अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं अगले टॉपिक में। देखिए अगले टॉपिक में हम क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा। अगले टॉपिक में हम लोग निकालेंगे फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो फोर्स का पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाई चांस मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर की प्लेट ये है, क्या है, ये कैपेसिटर की प्लेट ए है, कैपेसिटर की प्लेट ए है जिसपे चार्ज कितना है प्लस क्यू का। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है पी, ये कोई पॉइंट है पी और कितनी दूरी पे पॉइंट है, एक्स दूरी पे। कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे। ठीक है, इस प्लेट से एक्स दूरी पे पी पॉइंट है। ठीक है, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है। ठीक है, तो इस प्लेट, इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू का चार्ज है। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ये होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एक थिन शीट है, क्या है, थिन शीट है, एक प्लेट का मतलब एक थिन शीट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी कि नहीं, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, चार्ज बाई एरिया, तो क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। मानिए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। बाई चांस हमने कोई दूसरी प्लेट ले आके रख दी, ये दूसरी प्लेट है जिसपे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। इसी पी पॉइंट पे हमने दूसरी प्लेट ले आके रख दी, दूसरी प्लेट रखी थी, ले आके प्लेट को हमने पी पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, माने इस प्लेट को हमने क्या किया, वहां से यहां ले आके रख दिया। ठीक है, एक दूसरी प्लेट है, इस प्लेट को बी बोल दी। जब इस बी प्लेट को हमने यहां रखा, इस बी प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू का चार्ज है। कितना चार्ज है, माइनस क्यू का चार्ज है। प्लेट के पास पहले से ही माइनस क्यू का चार्ज था। ठीक है, और उसको हमने ले आके पी पॉइंट पे रखा, तो इस पर फोर्स लगेगी। वो फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस प्लेट को, करेगा कि नहीं, बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स होगी। न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो होगा। अगर ये वाली प्लेट इसको इधर अट्रैक्ट कर रही है तो ये वाली प्लेट इसको इधर अट्रैक्ट कर रही होगी। उसी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब समझिए, इस प्लेट के द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, दूसरी प्लेट को ले आके रखा जिसके पास कितना चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, F इज टू माइनस क्यू ई लगेगी कि नहीं। इस प्लेट पर, बी प्लेट पर फोर्स लगेगी। ठीक है, कौन लगाएगा, ए वाली प्लेट फोर्स लगाएगी, क्यू ई। F इज टू माइनस ई की वैल्यू दे रखी है, क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। मतलब इतनी फोर्स लगेगी किस पर, इस प्लेट पर, इसके द्वारा। माइनस साइन यही बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। नेचर कैसा है फोर्स का, अट्रैक्टिव है। अच्छा, अब ये वाली प्लेट इस पर भी तो फोर्स लगा रही है इधर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना ही होगा, पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब फोर्स क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही है। इतनी बातें ध्यान में रख लीजिएगा। नहीं, फोर्स उधर भी नेगेटिव नेचर की होगी। क्यों होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर है। क्लियर, ठीक, नेगेटिव नेचर की होगी। मतलब ये वाली प्लेट भी इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये वाली प्लेट भी इसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये फोर्स का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। माइनस साइन मतलब नेचर कैसा है फोर्स का, अट्रैक्टिव नेचर है। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। चलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें। एग्जाम में बहुत मॉडिफिकेशन पूछता है, पीएमटी वगैरह में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा फोर्स का, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में पूछा है। चलिए बोर्ड की बात करें खाली, तो मॉडिफाइड वर्जन भी पढ़ लीजिए फोर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू को क्या लिख सकते हैं, ई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ क्यू की, क्यू स्क्वायर की जगह पे लिख लें। चलिए यूज करते हैं। F इज इक्वल्स टू,
कितना है, क्यू स्क्वायर की जगह पे ई ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर माइनस साइन अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, कितना आया आपका रिजल्ट, कितना आया बोलिए, रिजल्ट कितना आया, ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, बचा कितना आपके पास बोलिए, बचा कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर, बचा कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर। तो फोर्स इस टर्म्स में भी बताई जाती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा प्लेट एरिया उतनी ज्यादा फोर्स। और यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो फोर्स k टाइम्स बढ़ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़ जाएगी। चलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, हम चाहते थे कि आप ध्यान में रखें ये सारी चीजें, ठीक। फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे, माने इस प्लेट की एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, एक यूनिट एरिया पे, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऐसे ही तो निकालोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या निकाल के देख लो, फोर्स पर यूनिट एरिया एफ डैश फोर्स पर यूनिट एरिया बता रहा है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर अपॉन ए कट गया, फोर्स कितनी आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी का भी यही फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए सेम है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इतना निकल के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक को डिस्कस करने चलते हैं, चलें आगे बढ़ें। चलिए बच्चों अगला टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दो प्रकार के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, दूसरा पैरेलल में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो दो प्रकार से सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं, या तो सीरीज में ढेर सारे कैपेसिटर को या तो सीरीज में जोड़ दीजिए या तो पैरेलल में जोड़ दीजिए। अब आपने बोला कैसे, इसको समझा दीजिए, तो उसी का एक फॉर्मूला बनाने चलेंगे। जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो उसके कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाने चलेंगे। चलिए पहले डिस्कस कराते हैं तो डिटेल में जाएंगे। अब अगर हम बोले कि कॉम्बिनेशन पहली है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब समझने का प्रयास करिएगा, आपने ये बोला कि ये कैपेसिटर है, इसके साथ में एक और कैपेसिटर है, सीरीज में जुड़े हैं, सारे कैपेसिटर्स किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। ऐसे n कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में जुड़े हैं, कितने कैपेसिटर, n कैपेसिटर, और ये सारे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है C1, दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2, तीसरा कैपेसिटर जिसका C3, चौथा C4, Cn, ऐसे n कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं। आपने बोला कैसे पता चला सर कि ये सीरीज में जुड़े हैं, क्यों, क्योंकि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो चार्ज सब पे क्या होते हैं, सेम, सारे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होंगे, सेम। माने इस कैपेसिटर के पास भी चार्ज सेम होगा Q, इसके पास भी Q, इसके पास भी Q, इसके पास भी Q और इसके पास भी Q। मतलब कि सारे कैपेसिटर प्लेट्स का जो चार्ज होगा वो सेम होगा, इस कैपेसिटर का भी, इसका और सारे जितने भी कैपेसिटर लगे हैं। जब भी ये बोला जाए और सर्किट में पहचानना हो कि कैपेसिटर सीरीज में लगा है कि पैरेलल लगा है, अगर सीरीज में लगा होगा तो कैपेसिटर पे चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे, कैपेसिटर पे चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये पहचानने का तरीका होता है। और जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कैपेसिटर पे चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना ले लें, V, बैटरी का पोटेंशियल कितना ले लें, V, ठीक है। तो याद रखिए इस हर एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ रहे हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, कैपेसिटेंस अलग अलग होगा, पर चार्ज सब पर क्या होगा, सेम होगा। तो ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि अगर ये हमने कितने कैपेसिटर यूज किए हैं सर्किट में, एन कैपेसिटर यूज किए हैं, तो एन कैपेसिटर जितना भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको किसी एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दे। एक कैपेसिटर से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। मतलब कि इतने ढेर सारे कैपेसिटर लगाने से सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इतने ढेर सारे कैपेसिटर जो सर्किट में वर्क कर रहे हैं, उसकी बजाय हम कोई एक कैपेसिटर लगाएं जो इन सारे कैपेसिटर का वर्क कर रहा हो। मतलब समझ रहे हैं, सी इक्विवेलेंट निकालने, क्या निकालने, सी इक्विवेलेंट। सेम कैपेसिटर, इतने ढेर सारे कैपेसिटर को लगाने के बाद जो भी कैपेसिटर का वर्क है सर्किट में, वो कोई एक कैपेसिटर पूरा कर दे रहा है, उसको सी इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो अगर सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालें, उसी सेम आपकी बैटरी से कनेक्ट करें, सेम बैटरी से कनेक्ट करें, सेम बैटरी से कनेक्ट करें माने सेम पोटेंशियल से कनेक्ट करें। बैटरी का पोटेंशियल यहाँ सेम है, पर यहाँ पे ढेर सारे कैपेसिटर थे, उन सारे कैपेसिटर्स को किसी एक कैपेसिटर ने रिप्लेस कर दिया। मतलब इन सारे का काम कोई एक कैपेसिटर कर रहा है, तो सर्किट क्या हो गया, इजी हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं। कोई एक कैपेसिटर बनाते ऐसा है जो इन सारे एन कैपेसिटर का वर्क कर रहा हो सर्किट में, तो सी इक्विवेलेंट। इसी को निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए, पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, बोलो। पहले कैपेसिटर Q इक्वल्स टू CV होता है, Q इक्वल्स टू CV होता है। तो C1 V1, यहां से V1 कितना होगा, Q बाई C1 होगा कि नहीं। अरे पहले कैपेसिटर की बात करें। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर की बात करोगे, कितना पोटेंशियल होगा, Q बाई C2। सिमिलरली तीसरे कैपेसिटर की बात करोगे तो Q बाई C3, कितना, Q बाई C3। तो ऐसे ही अगर बात करते जाएं, ऐसे एन कैपेसिटर्स हैं। कितने कैपेसिटर्स हैं बेटा, एन कैपेसिटर्स हैं। ऐसे सिमिलरली आप लीजिए V4 इज इक्वल्स टू Q बाई C4। ऐसे एन कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। तो Vn इज इक्वल्स टू Q बाई Cn। हुआ कि नहीं, बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, तो कर लीजिए, देखिए हुआ कि नहीं। ऐसे एन कैपेसिटर लगे हैं तो इतना होगा। अब अगर आपसे ये बात बोले हम कि यहाँ से जो यहाँ से पोटेंशियल है, यहाँ से जो पोटेंशियल है, एग्जाम्पल के तौर की बात करें कि मान लेते हैं कि आपके पास बैटरी है और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। कितना है, 10 वोल्ट। और यहाँ बाई चांस मान लेते हैं कि 1 2 3 कैपेसिटर लगे हैं। कितने कैपेसिटर लगे हैं, 3। पहले का कैपेसिटर C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3। पहला कैपेसिटर बाई चांस 2 वोल्ट ले रहा है, दूसरा कैपेसिटर कितना ले रहा है, बाई चांस 5 वोल्ट ले रहा है। तो ये वाला कैपेसिटर कितना लेगा, 3 वोल्ट लेगा कि नहीं। पहला कैपेसिटर 2 वोल्ट लिया, दूसरा कैपेसिटर 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप लिया। पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल 2 वोल्ट, दूसरे का 5 वोल्ट, तो तीसरे का कितना होगा, 3 वोल्ट। क्योंकि 5 2 7 और 3 10, माने बैटरी का पूरा 10 वोल्ट खपत हो गया कि नहीं। कहाँ खपत हुआ, तीनों कैपेसिटर में। तो ऐसा लिख सकते हैं 10 वोल्ट इज 2 + 5 + 3 V1 + V2 + V3। अगर बोले कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2, इसका V1, इसका V2 और इसका V3। तो V1 + V2 + V3 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ द सेल का जो पोटेंशियल है, बैटरी का जो पोटेंशियल है उसके बराबर होगा। माने इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल कंबाइंड विल गिव अस द पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे सबका पोटेंशियल जोड़ दें, सबका पोटेंशियल जोड़ दें तो आपको किसका पोटेंशियल मिल जाएगा, सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा V1 + V2 + V3 + V4 + डॉट 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 प्लस Vn। जितने भी एन कैपेसिटर्स लगे, जितने भी एन कैपेसिटर लगे हैं, सबका क्या जोड़ दिया है, पोटेंशियल जोड़ दिया। तो हमको सेल का पोटेंशियल मिल गया, सेल का पोटेंशियल मिल गया बैटरी को। अब ये वैल्यूज उठा के पुट कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वैल्यू क्या कर दें, उठा के पुट कर दें। V इज इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2, V3 की वैल्यू Q बाई C3 प्लस डॉट 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 प्लस Q बाई Cn। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, इन सारे कैपेसिटर को हटा के कोई एक कैपेसिटर लगाएं जिसका कैपेसिटेंस इन सब के बराबर हो, जिनका कैपेसिटेंस इन सब से बराबर हो। कहने का मतलब क्या है,
इन सारे कैपेसिटर को हटा दें, जो ये सारे कैपेसिटर मिल के काम कर रहे हैं वो कोई एक कैपेसिटर उतना काम कर रहा है सर्किट में, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, और उसको किससे, बैटरी से जोड़ देंगे, सेम बैटरी से जोड़ें तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, Q बाई सी इक्विवेलेंट इधर की तरफ Q बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस डॉट 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 प्लस Q बाई Cn लिखा जा सकता है। Q कॉमन निकाल के कट गया तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। ये इक्विवेलेंट क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। अगर इतने ढेर सारे कैपेसिटेंस को हटा के कोई एक कैपेसिटर लगाओगे जिसका काम इन सारे के बराबर है, जिसका काम इन सारे के बराबर है, तो उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आ गया है। एक बात ध्यान में रखना, जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं तो जो उसका इक्विवेलेंट आता है वो कम आता है किससे, इक्विवेलेंट किससे कम आता है, किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा कम आती है, याद रखिएगा जब सीरीज में जुड़े हैं तो। यहाँ से जनरल फॉर्मूला बना लिया। जनरल फॉर्मूला क्या है, चलिए एक जनरल फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू समेशन आई 1 से लेकर के n तक 1 अपॉन सी आई। सी आई क्या हो गया, कोई ith कैपेसिटर हो गया। ith माने यहाँ 1 की वैल्यू रखोगे तो C1 मिलेगा, 2 रखोगे तो प्लस C2 मिलेगा, 3 रखोगे तो प्लस 1/C3 मिलेगा, इससे बढ़ता जाएगा। तो यही बोला जा रहा है, सी इक्विवेलेंट हमेशा कम होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, ये याद रखिएगा। हमेशा जो इक्विवेलेंट निकलता है कम होता है किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सिचुएशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये तो सीरीज की बात हम कर रहे थे, ठीक है। अब कैपेसिटर की सीरीज में एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी। चलिए, अगर कैपेसिटर किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं, याद रखिए किसमें जुड़े हैं, सीरीज। तो कैपेसिटर की टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कैसे बताई जाएगी, हाफ Q स्क्वायर बाई सी एस का मतलब सीरीज में। अब देखिए यहाँ चार्ज सब पे क्या है, सेम है। देखिए सीरीज में जब जुड़े हैं तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला सीरीज के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो सेम है, तो सारे कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो U इज इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 2, ठीक, Q स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन सी एस का मतलब 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 सीरीज में है, प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn, ठीक है। तो U टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। Q स्क्वायर बाई 2, यहां से C1 है तो C1, Q स्क्वायर बाई C2, 2C2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस Q स्क्वायर बाई 2C3 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2Cn हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये एनर्जी पहले कैपेसिटर की, ये एनर्जी दूसरे कैपेसिटर की, ये एनर्जी तीसरे कैपेसिटर की, ये एनर्जी चौथे कैपेसिटर की। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट प्लस UN। ये हो गई टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। देखिए टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, इस कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर की एनर्जी, पर जो एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है वहां पे वो कौन सा लगाया है, Q स्क्वायर बाई C1, क्योंकि सब में चार्ज क्या है, बराबर के बटे हैं। अब देखिए इससे क्या पता लगेगा, क्यों ऐसा किया गया। देखो बेटा, जब सब में चार्ज सेम होंगे तो यहाँ पे एनर्जी डिसाइड कौन करेगा, कैपेसिटेंस डिसाइड करेगा। अब जिसका कैपेसिटेंस कम या ज्यादा होगा उस हिसाब से एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं। देखिए इस फॉर्मूले में क्लियर यही बताने का प्रयास किया गया, देखिए ध्यान से, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये देखिए अगर ये चार्ज सेम होगा तभी तो आप डिसाइड करेंगे किसका कैपेसिटेंस कम है और किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ एनर्जी स्टोर होगी।
होगी कि नहीं? देखिए एनर्जी स्टोर होने का मतलब इसका कैपेसिटेंस अलग है, इसका अलग है, सब दोनों में चार्ज क्या है? सेम है। चार्ज सेम है तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा। वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। समझ रहे हैं बात को? अगर दोनों पे चार्ज अलग अलग होते और कैपेसिटेंस भी अलग अलग होता और पोटेंशियल भी अलग अलग होता तो आप डिसाइड करने में मुश्किल करते कि किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें एनर्जी कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए, देखिए अगर ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा तो डिसाइड कैसे? दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो डिसाइड कैसे होगा कि किसमें एनर्जी ज्यादा है और किस कैपेसिटर में एनर्जी कम है? अगर इसको सेम कर दें, इसको कांस्टेंट कर दें, इसको क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें, तो अब आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि C जिसका ज्यादा होगा उसमें कम एनर्जी, C जिसका कम होगा उसमें कम एनर्जी। अब C डिसाइड कर रहा, ये तो कांस्टेंट है, तो अब ये डिसाइड करेगा कि कैपेसिटर में किस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है या किसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है, किसमें कम एनर्जी स्टोर हो रही है, क्योंकि एक फैक्टर डिसाइडिंग है, वो कैपेसिटेंस है। क्लियर? और पोटेंशियल तो बदल रहा है तो हाफ CV² तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, देखिए ये भी चेंज हो रहा है, 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 तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। हाँ, एक डिसाइडिंग फैक्टर और है, हाफ QV। बिल्कुल, ये हमने बताया था, ये पैरेलल सीरीज दोनों के लिए लगाया जा सकता है ये फॉर्मूला। अब चार्ज कांस्टेंट है तो वोल्टेज डिसाइड करेगी कि कितनी एनर्जी किसमें ज्यादा स्टोर हो रही है, किसमें कम स्टोर हो रही है। जिसकी वोल्टेज ज्यादा है उसकी एनर्जी स्टोरेज ज्यादा है, जिसकी वोल्टेज कम है उसकी एनर्जी स्टोरेज कम है। तो ये दोनों फॉर्मूला डिसाइडिंग होंगे सीरीज में कि किसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी और किसमें एनर्जी कम स्टोर होगी। ये तो बात हो गई सीरीज की। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम पैरेलल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? पैरेलल की बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की आपसे बात करें। पैरेलल सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल, सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है या कांस्टेंट कह लीजिए। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं। देखिए कैसे जुड़ते हैं? एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, फिर तीसरा कैपेसिटर, ऐसे करते करते n कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर हैं? n। पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, करते करते कितने कैपेसिटर हैं? n कैपेसिटर। ये सारे कैपेसिटर किससे कैसे जुड़े हुए हैं? सारे कैपेसिटर पैरेलल जुड़े हैं। देखिए कैसे जुड़े हैं? पैरेलल जुड़े हैं। देखिए, ठीक, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, इसका C4, इसका C5। ठीक है, और अगर आपने बैटरी से इसको कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया? बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहां से Q चार्ज आएगा और ये चार्ज बढ़ जाएगा। इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा, इसमें Q3 जाएगा, इसमें Q4 जाएगा और इसमें Q1 जाएगा। मतलब कि हर कैपेसिटर में चार्ज अलग है, कैपेसिटेंस अलग है। कैपेसिटेंस इसका C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो चार्ज इसमें कितना जा रहा है? Q2। इसका कैपेसिटेंस C3 है तो चार्ज कितना जा रहा है? Q3। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? ऐसे ही कैपेसिटेंस ये कैपेसिटेंस कितना है? इसका कैपेसिटेंस है Cn, तो इसमें चार्ज कितना जा रहा है? Qn। तो देखिए चार्ज बढ़ गया। अब देखिए जितना बैटरी चार्ज देती है उतना ही चार्ज वापस भी लेती है, बट यहां से जो चार्ज बाहर है मिलेगा आपको, वो चार्ज जितना आया था उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल से जितना चार्ज बैटरी दे रही है उतना चार्ज वापस भी ले रही है नेगेटिव टर्मिनल से। जितना पॉजिटिव से भेज रही चार्ज उतना ही चार्ज नेगेटिव से वापस भी ले रही है। ये याद रखिएगा। पर यहाँ पे चार्जेस क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट। इसमें Q1, Q2, Q3, Q4 और इधर Q1 Cn। कैपेसिटेंस सबका क्या हो गया? अलग अलग, बट सबका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। जो बैटरी का पोटेंशियल होगा इसका भी पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा। जितने भी कैपेसिटर जुड़े हैं सबका पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। तो वो पैरेलल में जुड़े हैं। कैपेसिटर का जब पोटेंशियल 4-5 कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो किसमें जुड़े रहते हैं? पैरेलल में जुड़े रहते हैं। यही आपको पहचानने का
तरीका है, या ऐसे पहचान सकते हैं कि सारे कैपेसिटर में अगर चार्ज अलग अलग हैं तो भी वो किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। चलिए आप सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बना लो। मतलब इतने ढेर सारे कैपेसिटर लगाने के बजाय हम कोई एक कैपेसिटर लगाएं जो कि इन सारों का काम कर रहा हो। तो एक कैपेसिटर कोई लगाएं, सेम बैटरी से कनेक्ट करें, सेम बैटरी से कनेक्ट करें, उसको सी इक्विवेलेंट बोल दोगे। तो इसी सी इक्विवेलेंट को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ रहे हैं बात को? चलिए कैलकुलेट करने चलते हैं। अच्छा, पहले कैपेसिटर का Q इज इक्वल्स टू C1, Q इज इक्वल्स टू C/V। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, चार्ज Q1। दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल V, पोटेंशियल इसका V है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा। तो दूसरे कैपेसिटर का चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V। तीसरे का C3V। ऐसे करते करते n कैपेसिटर्स हैं तो QN CNV हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने बताया बैटरी जितना भी चार्ज यहां से दे रही है उतना चार्ज वापस भी ले रही है। देखिए जितना चार्ज भेजा गया, जितना चार्ज सर्किट में भेजा गया उतना चार्ज वापस भी लिया गया, पर चार्जेस क्या हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए फिर से मिल के क्यूब बन के बाहर निकले कि नहीं? बिल्कुल। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। जितना भी चार्ज है उन सारे चार्जों का सम Q के बराबर आएगा। देखिए जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बाहर जो निकलेंगे इन सबका सम होगा कि नहीं, चार्ज कंजर्वेशन से। ठीक है, तो ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब इसी में वैल्यू पुट कर दें, इसी इक्वेशन में क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। Q इज इक्वल्स टू Q1 माने पहले कैपेसिटर की बात की गई C1V, प्लस दूसरे कैपेसिटर की बात की जाए C2V, प्लस तीसरे कैपेसिटर की बात की जाए C3V, प्लस डॉट 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 कहा CNV। क्लियर बात समझ में आई? तो हमने क्या कर दिया, सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर के चार्ज की वैल्यू रख दी। इसमें चार्ज की वैल्यू C1V, दूसरे की C2V, C3V, ऐसे करते CNV। ठीक है। अच्छा, इस कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा, Q चार्ज स्टोर होगा। मतलब कि सारे कैपेसिटर को हटा के कोई एक कैपेसिटर लगाए जिसमें चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, Q, और उसका C इक्विवेलेंट CQ से दिखाया गया, CQ EQ से दिखाया गया। तो आप कह सकते हैं कि इन सारे कैपेसिटर को हटा के कोई एक कैपेसिटर लगाया जो इन सारों का काम कर रहा है सर्किट में, ठीक है, और उसको सेम पोटेंशियल से जोड़ दिया, और इसमें टोटल चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, Q अमाउंट का स्टोर हो रहा है। ठीक है, कितने अमाउंट का स्टोर हो रहा है, Q अमाउंट का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हैं। बिल्कुल, Q चार्ज कितना हो सकता है, C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक, तो ये पोर्शन क्या हो गया, C इक्विवेलेंट इंटू V विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C2V प्लस C3V प्लस डॉट 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 प्लस CNV। क्लियर बात समझ में आई? V निकल के कट गया, इक्विवेलेंट कितना आया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN। याद रखिएगा, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। जब पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं तो इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, उन सबका सम आ रहा है। क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन I 1 से लेकर के N तक CI। यहाँ पे I की वैल्यू 1 रखेंगे तो C1 मिलेगा, I की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो C3 मिलेगा, और N तक ये समेशन का साइन है। क्लियर बात समझ में आ रही? एक बात और ध्यान में समझ लीजिए पैरेलल के लिए, जो इसका C इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा बड़ा होगा इंडिविजुअल कैपेसिटर। मतलब जो भी इसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, ठीक है, इंडिविजुअल C1, C2, C3, C4 जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा इक्विवेलेंट से। क्या होगा, कम होगा इक्विवेलेंट से। होना भी चाहिए क्योंकि सम है। यहाँ अगर 2 माइक्रोफेरेड है और ये 3 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है इन दोनों का सम ज्यादा होगा, C इक्विवेलेंट ज्यादा होगा। C इक्विवेलेंट हमेशा बड़ा आता है इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से। चलिए एनर्जी के टर्म्स में बात करें। किसके टर्म्स में बात करें, एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, एनर्जी इन पैरेलल देखिए, एनर्जी इन पैरेलल की एनर्जी देख लेते हैं।
अब ये बताओ टोटल एनर्जी पैरेलल में कितनी सेव होगी, 1/CV² होगी कि नहीं। यहाँ पे जो C है वो C पैरेलल है, CP माने पैरेलल में कैपेसिटर जुड़े, तो U = ½ V²। पैरेलल का कितना हो गया, C1 + C2 + C3 ... + Cn, एन कैपेसिटर जुड़े, तो U = ½ C1 V², ½ C2 V², ये अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ... ½ Cn V² होगा। तो ये पहले कैपेसिटर की एनर्जी हो गई, ये दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी हो गई। तो टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी प्लस सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी प्लस थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी प्लस फोर्थ कैपेसिटर की एनर्जी ... प्लस nth कैपेसिटर की एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ हमने ½ CV² वाला फॉर्मूला लगाया। तो टोटल एनर्जी इज इंडिविजुअल एनर्जी का सम, इंडिविजुअल एनर्जी का सम क्या कहलाता है, टोटल एनर्जी। चलिए बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए, हमको जरूरी लगता है। चलिए अब आपसे ये बोले कि U = U क्या है, टोटल एनर्जी, ½ CV² क्यों लगाया। अब देखो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो ये डिसाइड करेगा, अगर पैरेलल में लगे हैं कैपेसिटर, तो ये डिसाइड करेगा कि किस कैपेसिटर में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, किस कैपेसिटर में कम एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि पोटेंशियल तो सब में सेम है। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, C होगा। या तो आप ½ QV भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ½ QV। सबका पोटेंशियल सेम है, तो ये डिसाइड करेगा, चार्ज डिसाइड करेगा कि किस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, अगर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी स्टोर है, चार्ज कम है तो कम एनर्जी स्टोर है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों फॉर्मूला लगेगा किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा ये क्यों नहीं लगेगा, ½ Q²/C, ½ Q²/C क्यों नहीं लगा सकते भाई। अब देखो यहाँ हर एक कैपेसिटर पे चार्ज अलग अलग है और कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो अगर ये भी चेंज करेगा, चार्ज भी चेंज करेगा और कैपेसिटेंस भी चेंज करेगा, तो डिसाइड कौन करेगा कि एनर्जी, तब आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये दोनों चेंज हो रहे हैं, किसमें ज्यादा एनर्जी होगी और किसमें कम एनर्जी होगी। ये तो बड़ा दिक्कत भरी बात हो गई बताना। तो कोई एक चीज इन दोनों में से कांस्टेंट हो तो डिसाइड करें कि कोई एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि इसमें ज्यादा एनर्जी है, इसमें कम एनर्जी है, इस डिसाइडिंग फैक्टर से। तो इसलिए वो दोनों फॉर्मूले लगते हैं और जनरली ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज किया करिए, ½ CV²। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये कॉमन पोटेंशियल पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल। ये आपके काम आएगा बिल्कुल, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बताना भी आपको जरूरी है। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल इसको समझा देते हैं आपको, जरूरी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा कॉमन पोटेंशियल से आप क्लियर समझ पा रहे हैं कि कॉमन माने सेम पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन माने सेम पोटेंशियल। अब आपने बोला कैसा सेम पोटेंशियल, चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं एक कैपेसिटर ये है आपके पास C1, इसको आपने सेल से जोड़ा जिसकी वोल्टेज कितनी है V1। अब ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, माने इसमें चार्ज स्टोर हुए। ठीक है, तो अगर चार्ज स्टोर हुए तो कितने चार्ज स्टोर होंगे, Q1 = C1V1, इतने चार्ज स्टोर होंगे इस कैपेसिटर में। सिमिलरली आप दूसरा कैपेसिटर ले लीजिए और उसको किससे कनेक्ट कर दीजिए, दूसरी सेल से कनेक्ट कर दीजिए। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2। ये कोई दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, कितना है, C2। ठीक है, और इसको किस सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल V2 है। तो इसमें कितने चार्ज स्टोर होंगे, Q2 = C2V2, होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। अच्छा, टोटल चार्ज निकाल लें, टोटल चार्ज निकाल लें, मतलब इन दोनों में टोटल चार्ज कितना हुआ। ठीक है, टोटल चार्ज कितना होगा, इन दोनों का सम, दैट इज Q1 + Q2। दोनों कैपेसिटर अलग अलग हैं, तो टोटल चार्ज दोनों का कितना होगा, Q1 + Q2। Q ले ले, Q = कितना आ गया, C1V1 + C2V2 + C2V2, होगा कि नहीं, टोटल चार्ज तो इतना ही होगा। अच्छा, अब क्या करें,
अब इन दोनों की बैटरी हटा दें, देखिए सेल निकाल दें, इस दोनों की सेल को हटा दें, इन दोनों की सेल को हटा के इसको आपस में कनेक्ट कर दें। किसमें कनेक्ट कर दें? आपस में कनेक्ट कर दें। अब देखिए सेकंड केस क्या करें, इन दोनों को हटा के आपस में कनेक्ट कर दिया हमने, ये देखिए आपस में कनेक्ट कर दिया, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने आपस में कनेक्ट किया तो इन दोनों में से जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा, जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा, इन दोनों में से जिसके पास भी ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा स्टोर किया होगा, जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को स्टोर किया है, उसमें से चार्ज निकलेगा और दूसरे वाले कैपेसिटर में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये ज्यादा चार्ज स्टोर किया है ऊपर वाला, तो इसमें से चार्ज निकलेगा, इसमें चार्ज जाता रहेगा। तब तक चार्ज जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक है, तो चार्ज जाना बंद कर देगा। मतलब होगा क्या, चार्ज लॉस्ट बाय वन इक्वल्स टू चार्ज गेन बाय अदर, चार्ज लॉस्ट बाय वन इक्वल्स टू चार्ज गेन बाय अदर। क्या पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन इक्वल्स टू पोटेंशियल गेन बाय अदर? कभी नहीं होता, याद रखिएगा। पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इक्वल्स टू पोटेंशियल गेन बाय अदर कैपेसिटर कभी नहीं होता, बट चार्ज लॉस्ट बाय वन इक्वल्स टू चार्ज गेन बाय अदर। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, चार्ज तो सेम रहेंगे, चार्ज तो कंजर्व्ड है, ठीक है, चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। तो देखिए बिफोर, ये बिफोर निकाला, अब आफ्टर निकाल लें। क्या निकाल लें? आफ्टर। अब ये बताओ इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, बोलो इसमें कितना चार्ज है? Q1 डैश, Q1 डैश कितना चार्ज होगा? C1V। इसमें कितना चार्ज है? Q2 इज इक्वल्स टू C2V होगा। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? C1V प्लस C2V हुआ कि नहीं? Q डैश, बोलो। अच्छा अब ये बता दो हमको, जो ये हमने टोटल चार्ज निकाला है, ये इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद निकाला है, और जब ये दोनों कनेक्ट आपस में नहीं थे, पहले की बात करें, जब वो इंडिविजुअल बैटरी से जुड़े थे, ये देखिए इंडिविजुअल बैटरी से जुड़े थे, C1V1 और C2V2, ठीक है, इंडिविजुअल बैटरी से जुड़े थे, ठीक है। तो उनके पास कितना चार्ज था? C1V1 प्लस C2V2, और जब इनको जोड़ दिया गया आपस में तो चार्ज कितना रहा? C1V प्लस C2V। अच्छा अब ये बताओ कि चार्ज कंजर्वेशन होगा। अच्छा पहले चार्ज कितना है? 500 चार्ज, दोनों को मिला के, दोनों कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं? 500 मान लेते हैं, मिला के दोनों, ठीक है, मिला। मान लो कि पहला वाला जो कैपेसिटर है वो 300 चार्ज स्टोर कर रहा है और दूसरा वाला कैपेसिटर 200 चार्ज स्टोर कर रहा है। जब आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो पहले टोटल चार्ज कितना होगा? 500। तो कनेक्शन के बाद भी टोटल चार्ज कितना होगा? 500 तो होगा, टोटल चार्ज 500 तो होगा। इन दोनों कैपेसिटर को टोटल चार्ज मिला दें तो 500 ही होगा। तो दैट इज Q डैश के बराबर होगा। बिफोर और आफ्टर दोनों चार्ज बराबर होंगे। जब चार्ज बराबर होंगे तो क्या होगा? बोलो, चार्ज बराबर होंगे तो क्या होगा? यहां से वैल्यू उठा के पुट कर दो। बिफोर कितना है? C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? C1V प्लस C2V होगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही कॉमन पोटेंशियल आएगा। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होना चाहिए था, तो बना के आपको दे दिया है। एक बात और ध्यान में रखिए, इस फॉर्मूले से क्लियर पता चल रहा है V इज इक्वल्स टू कॉमन पोटेंशियल। यही कॉमन पोटेंशियल है किसका? जब दो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, इनके बीच का जो कॉमन पोटेंशियल है, कांस्टेंट पोटेंशियल, वो यही हुआ। C1V1 क्या बता रहा है? C1V1 प्लस C2V2 क्या बता रहा है? चार्ज बिफोर। तो याद रखिएगा ये क्या हो गया? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यही तो आया फॉर्मूला। देखिए टोटल चार्ज बिफोर कनेक्ट करने, आपस में कनेक्ट करने के पहले, एंड टोटल कैपेसिटेंस आ गया। चलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, इसीलिए डिस्कस कराया है क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट से आपके काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस कराने चलते हैं क्योंकि अगला टॉपिक आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक डिस्कस कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला टॉपिक की ओर।
चलिए बच्चों, हम लोग अगले अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इस टॉपिक को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। कोरोना डिस्चार्ज मतलब अब हम लोग कोरोना डिस्चार्ज समझेंगे, क्योंकि आगे हमको हाई वोल्टेज जनरेटर बनाना है, वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो कोरोना डिस्चार्ज टॉपिक पढ़ना आपका जरूरी है, ठीक है। इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे हाई वोल्टेज जनरेटर। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, उससे पहले एक छोटी सी बात आपको जरूर बता दें। अगर ये स्फीयर है, ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ले लीजिए। एक हॉलो स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे चार्जेस हैं। मान लेते हैं इसके सरफेस पे क्या है, ढेर सारे चार्जेस, ठीक है, ढेर सारे पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चार्ज ले लीजिए, हम पॉजिटिव ले लें। तो अगर इसके एक हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस ले लें R1, ठीक है, इसका रेडियस ले लें R1 मत लीजिए, इसका रेडियस कितना ले लें R, और इसके सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉलो स्फीयर है, खाली स्फीयर है, उसके सरफेस पे चार्ज है। तो इस हॉलो स्फीयर का सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पे पोटेंशियल, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये जानना आपका जरूरी है। ये होगा Q/4πε0 R। याद रखिए, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, Q/4πε0। सरफेस पे भी पोटेंशियल इतना होगा। अगर आप इसके सरफेस के अंदर आ जाएं, बाई चांस इस पॉइंट पे आ गए, ये कोई P पॉइंट है, ठीक है, स्फीयर के अंदर है, ठीक है, स्फीयर के अंदर ये पॉइंट है। इस P पॉइंट पे भी इतना ही पोटेंशियल होगा। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही सरफेस के अंदर पोटेंशियल होगा। अगर आप सरफेस से बाहर जाते हैं, सरफेस से बाहर चले गए, मान लेते हैं इस पॉइंट पे चले गए, ये कोई पॉइंट है T, ये कोई पॉइंट है T, सरफेस से बाहर, इस स्फेरिकल सरफेस से बाहर, तो इस स्फीयर को ऐसे पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लेंगे। अगर सेंटर से T पॉइंट की दूरी R दे रखी है, तो इस T पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, Q/4πε0 स्मॉल r माने सेंटर से T की दूरी बताई गई है, रेडियस नहीं लिया गया है, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने इसको एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लिया है। किसको, इस शेल को, स्फेरिकल शेल को। और इसके शेल पे कितना पोटेंशियल होगा, Q/4πε0 R। R यहाँ पे रेडियस वाला है, यहाँ पे डिस्टेंस वाला R है, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस। और अगर आप स्फीयर के अंदर आते हैं तो वो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होगा, हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होगा। इतनी बात ध्यान में रखिए। क्यों बताया, क्योंकि आपके काम आएंगी। सीबीएसई के सिलेबस में तो जरूर नहीं है, पर आपके काम आएगी, क्योंकि कोरोना डिस्चार्ज हम उसी से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कोरोना डिस्चार्ज क्या है। मान लेते हैं ये कोई स्फीयर है, ये कोई स्फीयर है, इसका रेडियस कितना ले लें, इसका रेडियस हम मान लेते हैं, इसका रेडियस हमने R1 मान लिया। कितना मान लिया, R1। ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ले लीजिए, ठीक, इसका रेडियस कितना है, R1। इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पे चार्जेस क्या है, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका पोटेंशियल कितना ले लें, V1, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना ले लें, V1। एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर माने हॉलो कंडक्टर मान लीजिए, हॉलो कंडक्टर है, और इसका पोटेंशियल कितना है, V1। इसके सरफेस पे चार्जेस होंगे। एक स्फीयर और है, इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस छोटा है, R2। ये भी एक कंडक्टर है, और इसके सरफेस पे क्या है, चार्जेस है, ठीक। इसका पोटेंशियल हम कितना ले लें, V2। इसके सरफेस पे चार्जेस हैं, ठीक है, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसका पोटेंशियल कितना है, V2। ये भी एक हॉलो स्फीयर है, इसका पोटेंशियल V1 है, सरफेस पे चार्जेस है, रेडियस R1। अच्छा, ये वाला स्फीयर बड़ा है, वो वाला स्फीयर छोटा है। ये बड़ा स्फीयर है और ये स्फीयर छोटा है। स्फीयर A है, स्फीयर B। ये बड़ा स्फीयर है, ये छोटा स्फीयर है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, ठीक है। इसका पोटेंशियल अभी V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। जैसे ही हमने इसको वायर से कनेक्ट किया, बाई चांस हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिया, तो एज्यूम कर लें इन दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल ज्यादा है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, ऐसा हमारा मानना है। तो चार्जेस कहां से निकल के जाएंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है कि नहीं। चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएंगे और इसमें चार्जेस भरते जाएंगे, कहने का तो यही मतलब।
ये चार्जेस तब तक जाते रहेंगे जब दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। दोनों का पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा तो चार्जेस ट्रांसफर होना बंद हो जाएंगे, मतलब चार्ज इधर से उधर मूव होना बंद हो जाएंगे। चार्ज का फ्लो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की ओर होता है, याद रखिएगा इस चीज को। तो चार्जेस कब फ्लो होना बंद हो जाएंगे? जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मान लेते हैं कुछ चीजें हम अज्यूम कर लें। इस पे चार्ज हम कितना ले लें, इस पे चार्ज हम कितना ले लें, Q1। इस पे चार्ज हम कितना ले लें, Q1, और उस पे चार्ज कितना ले लें, Q2। टोटल चार्ज इस पे Q1 ले लें और इस पे टोटल चार्ज कितना ले लें, Q2। इसकी टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी ले लें, सिग्मा 2। ये हमारा मानना है। टोटल चार्ज Q1, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, टोटल चार्ज Q2, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, V1 इक्वल्स टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अभी बताया था स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल उसके सरफेस पे कितना होता है, इतना। ठीक, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसका पोटेंशियल कितना होगा इसके सरफेस पे, V2 इक्वल्स टू Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसका पोटेंशियल इतना होगा इसके सरफेस पे। अब इन दोनों का ये चार्जेस कब तक मूव होते रहेंगे, चार्जेस कब तक मूव होते रहेंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, इसका पोटेंशियल उसका पोटेंशियल बराबर हो गया, तो चार्ज का मूवमेंट बंद हो जाएगा। अब चार्ज मूव होना बंद हो जाएंगे, मतलब चार्ज का ट्रांसफर बंद हो गया है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, V1 V2 के बराबर हो गया, देखिए V1 V2 के बराबर हो गया, माने Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, देखिए इधर बराबर कर दें, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इज इक्वल्स टू Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 के बराबर हो गया। दोनों का पोटेंशियल बराबर है, दिखा दिए। क्लियर? चलिए मिटा दें। अब यहाँ आ जाए, देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दें। Q1/4 पाई R1 का स्क्वायर ले लें, ऊपर R1 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे ऊपर R1 से मल्टीप्लाई किया, देखिए R1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, R1 से नीचे डिवाइड किया। ठीक है, ये R1 स्क्वायर हो गया, ऊपर R1 बचा। ठीक है, स्टेप समझ में आया? सिमिलरली उधर भी ऐसा ही करें, उधर भी ऐसा करें, R2 से मल्टीप्लाई करें, R2 से डिवाइड करें। ठीक है, तो नीचे ये दोनों टर्म मिलके R2 स्क्वायर हो गए, 4 पाई R2 स्क्वायर। ऊपर क्या लिख सकते हैं, R2 एप्सिलॉन नॉट मत भूलिए, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है, दोनों तरफ एप्सिलॉन नॉट होगा। बोलो भाई, एप्सिलॉन नॉट कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो ये पूरा टर्म क्या बताने लगा, ये देखो ये टर्म क्या है, एरिया बता रहा है। तो चार्ज बाय एरिया सिग्मा बताता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये पूरा स्फीयर का एरिया हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर। तो चार्ज बाय एरिया क्या बताने लगेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले स्फीयर की। तो सिग्मा 1 इंटू R1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इंटू R2। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे स्फीयर की बताई जा रही है, सिग्मा 2 इंटू R2। अब यहां से क्या मिला, सिग्मा 1/R2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2/R1। देखिए इनवर्स रिलेशन आ रहा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R माने रेडियस। जितना ज्यादा रेडियस होगी उतनी कम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जितना ज्यादा रेडियस उतनी कम सरफेस चार्ज डेंसिटी, जितना कम रेडियस उतनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा, रेडियस बड़ा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, रेडियस कम सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब ये बात ही काम आएगी कोरोना डिस्चार्ज में। चलिए समझाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। रिलेशन हमने प्रूफ किया, क्यों प्रूफ किया, क्योंकि आगे इसी से लिंक करेंगे। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये बात समझ में आपको आ रही है। ठीक है, रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी कम सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, रेडियस जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाए। चलिए एक कंडक्टर ले लें,
क्या ले लें, एक कंडक्टर। देखिए ठीक है, एक कंडक्टर ले लें और इस पे चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, चार्जेस क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें पूरे कंडक्टर पे, कर दिया हमने। तो ये बताइए, ये चार्जेस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और ये कंडक्टर डी शेप्ड है, मतलब कि इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, अगर आप नोटिस करिए तो यहाँ पे एक कंडक्टर जैसा मान लीजिए कि है, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं कि है। तो अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका देखिए रेडियस जो है बड़ा होगा, इतने पोर्शन का रेडियस बड़ा होगा, और इधर का देखिए इतने पोर्शन का रेडियस क्या होगा, कम होगा। इसका रेडियस कम होगा, स्फीयर टाइप का थोड़ा दिख रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ऐसे कोई भी इर्रेगुलर शेप होगा तो आप वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर से बता सकते हैं कि ये पोर्शन ज्यादा क्या है, छोटा है, और ये पोर्शन बड़ा है, ये फ्लैट ज्यादा है, फ्लैट ज्यादा है, ये फ्लैट कम है। ठीक है, तो यहाँ का रेडियस ज्यादा होगा और यहाँ का रेडियस कम होगा, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इतने पोर्शन की कम होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ की कम होगी और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। होगी कि नहीं बोलिए, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बड़ा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम, ये छोटा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब समझिए, अब ये बताइए किसी कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ कराया है पीछे हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है किसी कंडक्टर के बगल में। कंडक्टर के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किसी कंडक्टर के बगल में, जिसके बगल वाले पॉइंट पे, कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बगल वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अच्छा, अब ये यहाँ का सिग्मा कम है, यहाँ का सिग्मा क्या है, यहाँ का सिग्मा ले लें सिग्मा 1 और यहाँ का सिग्मा ले लें सिग्मा 2। सिग्मा 1 कम है, सिग्मा 2 ज्यादा है। देखिए सिग्मा 2 ज्यादा है, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है कि नहीं, बोलिए बिल्कुल। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कम होगी, E2 ज्यादा होगी, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सिग्मा 2 ज्यादा है, सिग्मा 2 ज्यादा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा। अब अगर इसको और ज्यादा क्या कर दिया जाए, इसके सरफेस को और ज्यादा छोटा कर दी जाए, इतना छोटा कर दिया जाए कि ये पॉइंटेड एंड हो जाए। देखिए एक पॉइंट एंड है, इतना पॉइंट है, और इसका अगर आप क्या बनाएंगे, एक रेडियस बनाएंगे, इसको एक स्फेरिकल शेप का लेके एक रेडियस बनाएंगे, तो इसका रेडियस बहुत कम होगा, इसका रेडियस बहुत ज्यादा कम होगा। रेडियस कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, रेडियस बहुत कम होगा, इतने पॉइंटेड एंड का रेडियस बहुत कम होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगा, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, वेरी वेरी लार्ज होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा पे। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज्यादा है, सिग्मा बहुत ज्यादा है यहाँ का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा है कि जो इसके सराउंडिंग की एयर है बेटा, इसके सराउंडिंग की जो एयर है, अब देखिए यहाँ इसके सराउंडिंग की जो एयर है वो आयोनाइज हो गई। एयर क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने का एयर का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ढेर सारे हैं। ठीक है, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कि अगल बगल की एयर आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने का मतलब, आप इस बात को क्लियर समझ पाएंगे, आयोनाइज होने का मतलब ये है कि एटम से ये एटम है, ये न्यूक्लियस, एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गए। एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए, क्योंकि ये जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रैक्ट करेगा।
जब वो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर आएगा, बाहर निकल गया, एटम से बाहर निकल के इधर की ओर मूव करने लगा, किधर की ओर, इधर की ओर मूव करने लगा, ठीक है, इस एंड की ओर, पॉजिटिव एंड की ओर मूव करने लगा। और जो आयन है वो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्यों, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो आयन पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं, आयन पॉजिटिव हो गया कि नहीं, एयर आयोनाइज हुई, तो एयर के जो एयर का एटम है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आया, इस सरफेस की तरफ आया, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन बचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो ये देखो ऐसा समझो। अब ये बताओ हमको कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा एटम छोड़ के तो अपने पीछे क्या छोड़ेगा, आयन छोड़ेगा, वो भी पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, छोड़ेगा कि नहीं, ये पॉजिटिव आयन पीछे, ठीक। अब देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगा कि नहीं, बिल्कुल रिपेल करेगा, कूलम फोर्स से रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव आयन, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत स्ट्रांग रिपल्शन होगा किस पर, आयन पर, तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन आके चिपक जाएगा सरफेस पे। जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे चिपक जाएगा आके तो एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन आके सरफेस पे चिपका तो एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया यहाँ का, ठीक है। बट इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि ये पॉजिटिव आयन आगे की तरफ मूव करेगा, किधर मूव करेगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक। तो ऐसा महसूस होगा कि जो पॉजिटिव कंडक्टर है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव कंडक्टर है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की स्प्रेइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। बट एक्चुअल में क्या हुआ, बगल की एयर आयोनाइज हुई, एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव आयन आगे की तरफ रिपल्शन झेला, आगे की तरफ मूव हुआ, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आके क्या हुआ, सरफेस पे चिपक गया, न्यूट्रलाइज कर दिया यहाँ चार्ज को। बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा, पॉजिटिव आयन आगे की तरफ मूव होगा, ठीक है। जब ये आगे की तरफ मूव होगा तो रिपल्शन हो रहा है, इसलिए आगे की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा, बुक्स बोलते हैं कि इस स्प्रेइंग को, ऐसा लग रहा है कि इस कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज की स्प्रेइंग हो रही है बड़ी तेजी में। एक्चुअल में वो पॉजिटिव आयंस होते हैं एयर के जो आगे की तरफ मूव होते हैं, इसी स्प्रेइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। माने ये कोरोना डिस्चार्ज अकर हो रहा है, इसी स्प्रेइंग ऑफ कंडक्टर को क्या बोलते हैं, स्प्रेइंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय द कंडक्टर इज ए कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होंगी, यही कोरोना डिस्चार्ज है। अब इसी का यूज करके हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर समझेंगे। क्या समझेंगे, वैन डी ग्राफ जनरेटर समझेंगे। ये एक हाई वोल्टेज जनरेटर है और इसी का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और वैन डी ग्राफ जनरेटर को बनाने चलेंगे। चलिए समझ लेते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर भी, क्योंकि इसकी वर्किंग आपको समझना जरूरी है। चलिए समझा देते हैं आपको वैन डी ग्राफ जनरेटर। चलिए बच्चों, हम लोग एक हाई वोल्टेज जनरेटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इसका नाम है वैन डी ग्राफ जनरेटर। क्यों वैन डी ग्राफ जनरेटर इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करता है। कितनी हाई वोल्टेज जनरेट करता है, 10 टू दी पावर 7 वोल्ट्स। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है। 1 2 3 4 5 6 7 समझ लीजिए इतने अमाउंट की वोल्टेज ये जनरेट करता है। मतलब ऐसा जनरेटर है जो कि बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, इसी के मैकेनिज्म को समझेंगे। और इस जनरेटर का नाम क्या है, वैन डी ग्राफ जनरेटर। क्यों रखा गया, क्योंकि 1929 में रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने इसको क्या किया था, बनाया था। तो उसी के नाम पे इसका हाई वोल्टेज जनरेटर का नाम क्या पड़ गया, वैन डी ग्राफ जनरेटर पड़ गया। 1929 में रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने इसको बनाया था। तो उसी के कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, वैन डी ग्राफ जनरेटर पड़ गया। ये बहुत हाई वोल्टेज जनरेटर है, ठीक है। कितनी वोल्ट जनरेट करता है, 10 टू दी पावर 7। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग को समझ लेते हैं, कैसे ये इतनी हाई वोल्टेज जनरेट करता है। एक्चुअल में कोरोना डिस्चार्ज के प्रिंसिपल पर काम करता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, अभी कोरोना डिस्चार्ज समझाया था, ठीक है।
तो उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ये जान लीजिए प्रिंसिपल क्या है इसका, कोरोना डिस्चार्ज। कैसे वर्क करता है इसको समझना जरूरी है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो समझने के लिए ये एक प्रकार का आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में ही आपको समझा दे कि ये फिगर है क्या। देखो ये एक मेटालिक स्फीयर है। ये क्या है, एक मेटालिक स्फीयर है। क्या है, मेटालिक स्फीयर। समझ पा रहे हैं, ठीक। एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, बड़ा सा, ठीक। और ये इसके स्टैंड है। ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसके सपोर्ट पे ये मेटालिक स्फीयर खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे दो पुली है, एक पुली ये है, एक पुली ये है। जो पुली है वो बी और सी। देखिए बी और सी क्या है, पुली है। ये गोल गोल नाचती, मोटर से कनेक्ट कर दीजिए इसको तो ये गोल गोल नाचेंगी मोटर से कनेक्ट करने पे। अच्छा, ये दोनों पुली एक बेल्ट से जुड़ी हैं। वो बेल्ट किसकी है, सिल्क की। इंसुलेटिंग मटेरियल की कोई भी हो सकती है। यहाँ मान लेते हैं किसकी है, सिल्क की, जैसे बुक्स बताती हैं। तो ये एक सिल्क की बेल्ट है। ये दोनों मोटर घूमती हैं तो ये बेल्ट ऊपर नीचे जाती है। जैसे चक्की में देखा है, चक्की में एक बेल्ट लगी रहती है, वैसे ही ये एक बेल्ट है, ठीक है। आटे वाली चक्की में आप जब भी जाते हैं, गेहूं वाली चक्की में आटा पिसाने, तो वहां एक बेल्ट होती है, देखते हैं। तो उसी प्रकार समझिए कि दो पुली है और ये बेल्ट है। और ये बेल्ट किसकी है, सिल्क की। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसके सपोर्ट पे ये एक कंडक्टर ही तो है, मेटालिक स्फीयर है तो कंडक्टर। बी और सी पुली हो गई और ये एक स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर। अच्छा, ये क्या है, ये कोम्ब है। इसको कोम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोम्ब। इसको स्प्रेइंग कोम्ब बोल रहे हैं। एक्चुअल में कोम्ब है क्या, एक बहुत शार्प कंडक्टर है। शार्प माने कि इसका जो सरफेस एरिया है बहुत कम है। सरफेस एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अभी कोरोना डिस्चार्ज में ही समझा रहे थे। ये शार्प कोम्ब्स है, ठीक है। ये स्प्रेइंग कोम्ब है जिसको डी बोल रहे हैं। और ये कलेक्टिंग कोम्ब है। ये शार्प मेटल्स है, ठीक है। शार्प मेटल पॉइंट्स है। ये मेटल, ये भी एक कोम्ब है। इसको कलेक्टिंग कोम्ब बोलेंगे, इसको स्प्रेइंग कोम्ब बोलेंगे। यहाँ से चार्ज को स्प्रे किया जाता है, वहां से कलेक्ट किया जाता है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कर रहे हैं, अर्थ कर दे रहे हैं। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अगली बात ये समझ लीजिए कि ये वाली कोम्ब है, कोम्ब डी है, इसको हाई पोटेंशियल से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। किससे कनेक्ट किया गया, हाई टेंशन पोटेंशियल से। यहाँ का पोटेंशियल बहुत हाई होगा। कितना हाई होगा, 10⁴ वोल्ट्स, माने 10,000 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया गया। किसको 10,000 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, इस वाली कोम्ब को, डी को। ये एक मेटालिक कोम्ब है बेटा, मेटालिक कोम्ब है, ठीक है। इसको 10,000 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया है डी को। अब चलिए देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी वर्किंग समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आराम से समझ लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 10,000 वोल्ट। अब देखिए 10,000 वोल्ट से इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, इस कोम्ब को, मेटालिक कोम्ब को। अब ये यहाँ का पोटेंशियल अगर 10,000 वोल्ट है तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। यहाँ एयर मौजूद है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि हमने आपको अभी बताया सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब ये देखिए बहुत शार्प रेडियस की है, बहुत शार्प पॉइंट्स है, शार्प मेटल्स। तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये देखिए इनके बीच का जो गैप है, ये एयर आयोनाइज होगी कि नहीं। एयर आयोनाइज होगी तो कोरोना डिस्चार्ज होगा, जैसे पीछे समझाया था। कोरोना डिस्चार्ज होगा तो ऐसे लगेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। कौन, ये वाली कोम्ब पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही है, स्प्रे कर रही है, ठीक है। हाँ, अच्छा, एयर आयोनाइज हो गई तो पॉजिटिव चार्ज की स्प्रेइंग हुई कि नहीं, बिल्कुल, अभी पीछे ही समझा रहे। अच्छा, नेगेटिव चार्ज जो एयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आके किस पे, इस मेटल पे चिपकेंगे भी। जब इस मेटल पे चिपकेंगे तो यहाँ का चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से चिपकेगा। इलेक्ट्रॉन जब चिपकेगा किस पे, कोम्ब पे आके, तो वहां का चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, किसका, इस कोम्ब का।
तो पोटेंशियल जैसे ही घटेगा तो ये हाई वोल्टेज की जो बाहर से सप्लाई दी गई है पोटेंशियल को वो क्या कर देगी, वापस से बढ़ा के कांस्टेंट कर देगी। कितना कांस्टेंट कर देगी, 10,000 वोल्ट। मतलब जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन चिपकेगा वो चार्ज को कम करेगा कोम्ब के, चार्ज कम होगा तो वोल्टेज कम होगी कोम्ब की, तो वोल्टेज फिर से बढ़ा के क्या कर देगा, 10,000 वोल्ट कर देगा। ये बाहर की जो सप्लाई है, हाई टेंशन सप्लाई जिसको बोल रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल फिर से 10,000 वोल्ट हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर हो रही। मानिए ये कांस्टेंट वोल्टेज पे मौजूद रहेगा, ठीक है। यहाँ से जो भी वोल्टेज है यहाँ से मेंटेन कर दी जाएगी, आप कह सकती हैं। इस कोम्ब की वोल्टेज को मेंटेन कर दिया गया है, कितना, 10,000 वोल्ट बाहर से। अब देखिए अब आगे का प्रोसेस। अब ये दोनों जो है मोटर से घूम रही है। कौन घूम रही है भाई, ये पुली घूम रही है। अब जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की स्प्रेइंग होगी इस कोम्ब से, तो ये पॉजिटिव चार्ज जाके बेल्ट में चिपक जाएंगे। किस बेल्ट में चिपकेंगे, सिल्क की बेल्ट में चिपक जाएंगे और चिपक के क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे ही इस रीजन में पहुंचेंगे, वापस से यहाँ कोरोना डिस्चार्ज होगा, एयर आयोनाइज होगी। एयर आयोनाइज होगी तो जाहिर सी बात है कोरोना डिस्चार्ज दिख रहा है आपको, होगा ही होगा, क्योंकि ये गैप बहुत कम है और यहाँ एयर मौजूद है। एयर मौजूद है तो कोरोना डिस्चार्ज होना ही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे ही कोरोना डिस्चार्ज होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपनी सराउंडिंग की एयर को क्या कर देगा, सराउंडिंग की एयर को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। तो जब एयर को आयोनाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन बेल्ट पे चिपकेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो बेल्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बेल्ट पे चिपकेंगे। पर एयर का जो एटम का जो आयन बना है, आयन बना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला एटम से, तो आयन बचा। पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, वो जाके कोम्ब में चिपक जाएगा। ये कलेक्टिंग कोम्ब है, ठीक है। एयर का पॉजिटिव आयन कहाँ चिपक जाएगा, इस कोम्ब में चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि बेल्ट से चार्ज किधर की तरफ चले गए, इस कोम्ब की तरफ चले गए, ऐसा महसूस होगा। तो मतलब यहाँ कोम्ब क्या करेगा, एयर के पॉजिटिव आयन को कलेक्ट करेगी, तो ये कलेक्टिंग कोम्ब हुई। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आयन कलेक्ट होगा, ठीक है, तो ये वाली कोम्ब किससे कनेक्ट है, देखिए ये वाली कोम्ब किससे कनेक्ट है बेटा, ये वाली कोम्ब कनेक्ट है किससे, बड़े वाले स्फीयर से, जो स्फीयर आपका मेटल का स्फीयर है, इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो चार्ज मूव होके इस स्फीयर पे आएगा, स्फीयर पे धीरे धीरे चार्ज बिल्डअप होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ जब चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, देखिए इस बेल्ट पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं, क्यों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके चिपकेंगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए। तो अब ये घूम के बेल्ट नीचे आएगी, फिर यहाँ से चार्ज लेकर के जाएगी, फिर यहाँ कोरोना डिस्चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कोम्ब पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाएगा किधर, इस स्फीयर की तरफ। और ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे चार्ज क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। स्फीयर के बाहर चार्ज क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब स्फीयर के बाहर चार्ज बढ़ेंगे तो स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ेगा, बाहरी स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा क्योंकि ये चार्ज बढ़ाता जाएगा। ऐसे बेल्ट लगातार घूमेगी और यहाँ चार्ज इकट्ठा होते जाएंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बाहर वाले मेटल के स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपने बोला सर ऐसे बढ़ा के तुम कितना ढेर सारा पोटेंशियल कर सकते हैं, नहीं, एक लिमिट है। आप यहाँ का बाई चांस मान लेते हैं जो बड़ा वाला स्फीयर बाहर वाला है, इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर, इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर। तो इसका पोटेंशियल मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो, 3 × 10⁶ वोल्ट तक बढ़ा सकते हो। इससे ज्यादा पोटेंशियल इस बड़े वाले स्फीयर का नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर का बढ़ेगा तो ये बगल वाली एयर को आयोनाइज कर देगा। इसकी भी तो अगल बगल की फील्ड क्या हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रही है। तो इसके अगल बगल की एयर भी क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। अब जब एयर आयोनाइज होगी तो उसको बोलते हैं क्या, जब एयर आयोनाइज हो जाती है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एयर अकर हो गया। किसका ब्रेकडाउन अकर हो गया, एयर का ब्रेकडाउन अकर हो गया। एयर आयोनाइज हो गई, एयर का ब्रेकडाउन अकर हो गया। समझ पाए, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से इसको बताया जाता है, ठीक है। मतलब चार्ज जो है वो लीक होने लगेगा। लीक होने का मतलब अब ये जो बाहर वाला स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज की स्प्रेइंग करने लगेगा, कोरोना डिस्चार्ज ये करने लगेगा, कहने का ये मतलब है। समझ रहे हैं इतनी बातें,
इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। बस आपको बाहर वाले स्फीयर की कहानी नहीं ज्यादा जाननी है, जो जाननी थी वो हमने समझा दी। तो कुल मिला के आप इसका अगर 1 मीटर का रेडियस है तो इतनी वोल्टेज आप इसकी बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि ये फर्दर क्या कर देगा, एयर को आयोनाइज कर देगा। जब ये एयर को अगर इससे ज्यादा वोल्ट करेंगे आप तो ये बगल की एयर को आयोनाइज करेगा, ठीक है। जब ये बगल की एयर को आयोनाइज करेगा तब आप यहां से और चार्ज यहां नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि जितने भी चार्ज आप भेजेंगे वो चार्ज स्फीयर पे कम होते जाएंगे। क्यों कम होते जाएंगे? देखिए कैसे, ये भी तो अपनी सराउंडिंग की एयर को आयोनाइज कर रहा है। जब एयर को आयोनाइज करेगा तो जाहिर सी बात है एयर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चिपकेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होंगे, पॉजिटिव चार्ज कम होंगे। तो ये समझिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि किसका है, आयन बोल सकते हैं। किसका आयन है? कैसे आयन बना? ये एयर का एटम था और एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो आयन बचा, ठीक है, ये आयन है, ठीक है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि नहीं? इसकी सराउंडिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है स्फीयर की। तो अब ये पॉजिटिव आयन आगे की ओर मूव करेगा कि नहीं? बिल्कुल मूव करेगा। जितने ज्यादा एयर आयोनाइज होगी उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्फीयर का कम होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चिपकता जाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस, अब यहाँ से जो चार्ज बाहर जाएगा वो तो न्यूट्रलाइज होता जा रहा है लगातार, ठीक है। तो आप इससे ज्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ा भी नहीं पाएंगे, समझ पा रहे हैं? क्योंकि आगे फर्दर डिस्चार्ज हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं आगे फर्दर आपका ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा एयर का। एयर का ब्रेकडाउन। बच्चों एक छोटी सी जानकारी और देनी थी क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगी जानकारी, मेरे ख्याल से देना जरूरी है और हमको ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगी। तो हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर सिलेबस में तो नहीं है पर आपके न्यूमेरिकल में फंस सकता है चीजें, तो जान लीजिए क्या होता है। अगर कोई एक हॉलो स्फीयर है, ये कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है, या फिर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड भी हो सकता है या हॉलो भी, चाहे जो स्फीयर, ठीक है। तो ये भी कैपेसिटर जैसा काम कर रहा है। ये एक हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है। ये कंडक्टर है, अगर क्या है, कंडक्टर है, अगर हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, एक कंडक्टर है अगर, तो ये भी कैपेसिटर जैसा काम कर सकता है। इसकी दूसरी प्लेट कहाँ होगी? इसकी दूसरी प्लेट इन्फिनाइट पे होगी। दूसरी प्लेट कहाँ होगी? इन्फिनाइट पे। मतलब अगर एक सिंगल स्फीयर है, हॉलो स्फेरिकल शेल भी है, तो दूसरी प्लेट कहाँ मान लेंगे आप? इन्फिनाइट पे। इसका कैपेसिटेंस कितना बताया जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से, ठीक है। अगर इसका रेडियस कितना है? आर है, तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखिए। ये आइसोलेटेड स्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस। अर्थ का कैपेसिटेंस आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ का भी कैपेसिटेंस इसी फॉर्मूले से आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा अपनी चीजों को। अच्छा, दूसरी बात देखिए, एक स्फीयर ले लें, ठीक है, इसका रेडियस कितना ले लें? R1। ये स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है या हॉलो भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ये स्फीयर, एक और स्फीयर ले लें, ये वाला स्फीयर हॉलो ही होगा, ठीक है। ये बाहर वाला स्फीयर हॉलो ही होगा, अंदर वाला स्फीयर सॉलिड या हॉलो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इस पे चार्ज आपने पॉजिटिव क्यों दिया, इस पे चार्ज नेगेटिव क्यों दिया? बाहर वाला स्फीयर हॉलो है, अंदर वाला स्फीयर हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो इनके बीच के गैप में क्या फील्ड है? वैक्यूम फील कर सकते हैं या कोई डाइलेक्ट्रिक फील कर सकते हैं। क्या फील कर सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक फील कर सकते हैं, या वैक्यूम, बाई चांस वैक्यूम है अंदर, ठीक है, इनके बीच में वैक्यूम है। तो ये कैपेसिटर जैसा अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, स्फेरिकल कैपेसिटर्स को बोलते हैं। तो इसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? ये कंसेंट्रिक क्या है? शेल्स हैं, तो क्या कुछ कैपेसिटेंस होगा। तो इसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अगर वैक्यूम अंदर भरी है तो इनके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होगा, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि बिना जाने आपका काम नहीं होगा। तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1।
ये याद रखिएगा अपनी चीज। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दो प्लेट्स हैं देख लीजिए, और उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है। R2 किसका रेडियस है, बड़े वाले स्फीयर का, R1 क्या है, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस, और उसको इसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। चलिए एक और चीज आपको ध्यान से बता देते हैं जो मेरे मानने में कि आपके काम आएगी। एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, जो कि आपके पंखे में लगता है, सिलिंड्रिकल कंडेंसर जिसको बोलते हैं, ठीक, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना जरूरी है आपके लिए। बाई चांस मान लेते हैं कि आपने एक सिलेंडर लिया, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये कंडक्टर है बेटा, जो भी चीज ले रहे हैं कंडक्टर है। ये सिलेंडर सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। एक बड़ा वाला सिलेंडर लिया, ठीक है, ये वाला सिलेंडर लिया। अच्छा, बड़ा वाला जो सिलेंडर है वो हॉलो ही होगा, अंदर वाला सॉलिड या हॉलो कोई भी हो सकता है, बाहर वाला हॉलो होगा ही होगा, ठीक है। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं कितनी है, डी है। इस पे अगर हमने क्या दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, माने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया, और इस पे हमने क्या दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दिया, माने नेगेटिव चार्ज दिया। तो और इनके बीच में क्या फील्ड है, वैक्यूम भरा है, या फिर आप कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक भी भर सकते हैं, दोनों से कोई एक चीज भी भर सकते हैं। तो ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं, बिल्कुल एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट हुआ, इसको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे। ये कंडक्टर है दोनों, ठीक है, इनके बीच में हमने वैक्यूम भरा हुआ है, या वैक्यूम मौजूद है, या डाइलेक्ट्रिक भी भर सकते हैं। तो इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये पूरा अरेंजमेंट एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हुआ, तो इसके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटी कितनी होगी चार्ज को स्टोर करने की, उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो अगर हम आपसे बोले सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको बता देते हैं आपको, क्योंकि बिना बताए आपका काम नहीं चलेगा। अगर अंदर वाले कैपेसिटर, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस R1 ले लें, और बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना ले लें, R2 ले लें, बाहर वाले, बड़े वाले का R2 रेडियस ले लें, और छोटे वाले का कितना रेडियस ले लें, R1 रेडियस ले लें। तो R2 बड़ा है, R1 छोटा है, ठीक है, अंदर वाला रेडियस छोटा है, बाहर वाला रेडियस बड़ा है, क्योंकि वो बड़े सिलेंडर का। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln R2 बाई R1। ln क्या है, ये लॉग है, ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में रख लीजिएगा। R2 बाई R1, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L नीचे log R2 बाई R1। तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को कैलकुलेट करने का आपको हमने फॉर्मूला बता दिया, जहां L क्या है, सिलेंडर की लेंथ है। ये आपके पंखे में कैपेसिटर लगता है, मोटर में लगता है, और आपके एग्जॉस्ट फैन में लगता है, जो कूलर का एग्जॉस्ट फैन होता है, उसका कैपेसिटर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। बस इतना पर्याप्त है, आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट से भी इतनी चीजें बताना पर्याप्त है। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और यूनिट यहाँ खत्म होती है। तब तक के लिए बेटा आप लोगों को धन्यवाद, ठीक है।